सो द लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था बोर मैग्नेटॉन और आपसे बोला था कि इसकी वैल्यू निकाल के लाना। लाए? नहीं लाए होगे। तो इसकी वैल्यू है 9.27 इंटू 10 टू द पावर -24 और यूनिट बताओ क्या होगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। ठीक है। इसके बाद बिसाइड्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देयर इज अनदर मोमेंटम बिकॉज ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तुमने देखा होगा इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप एंड डाउन, दो लिखी जाती है। बोलो। तो एक में स्पिन अप रहेगी, एक में स्पिन डाउन रहेगी। तो अगर मैं इसकी वजह से भी कंसीडर करता हूं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो वो क्या रहे? म्यू एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा एंड दिस इज गिवन बाय माइनस ई बाई एम ई टाइम्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम। Write down. This thing is called spin magnetic moment. So total magnetic moment कैसे लिखा जाएगा? Total magnetic moment mu L plus mu S, और mu S जो है वो कितना होगा बताओ? ये तो था E बाई 2me L वेक्टर। बोलो। और ये कितना था? E बाई me S वेक्टर। बोलो। विद नेगेटिव साइन, दोनों में नेगेटिव साइन है, देखो ध्यान से। तो इसमें कुछ कॉमन उठाया जा सकता है? बोलो। माइनस ई बाई एम ई। तो यहां क्या बचेगा? या 2me ले लेते हैं, तो यहां बचेगा L प्लस 2 टाइम्स S। इसको क्या बोलते थे? E बाई 2me, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलते थे इसको? गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो टोटल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज माइनस E बाई 2me L वेक्टर प्लस 2 टाइम्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया यहां तक। अब हो गया हमारा कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। बार मैग्नेट as an equivalent solenoid। बार मैग्नेट as an equivalent solenoid। ये थोड़ा सा पिछला टॉपिक बच गया था, ठीक है, हो गया कवर। अच्छा, अब देखो ये टॉपिक क्या कह रहा है कि बार मैग्नेट और सोलेनॉइड इक्विवेलेंट है। कैसे? बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस goes from north pole to south pole outside the magnet and inside the magnet from south to north। let's say ये है हमारा, जो काफी बड़ा लूप बन रहा होगा तो हम उसको दिखा नहीं रहे। यू सी, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी किसमें? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? अब सोलेनॉइड क्या होता है? बोलो। हमने क्या किया? एक सिलेंड्रिकल पाइप लिया
और उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर इस तरीके से लपेट दिया। हाँ नहीं यार, लाइव नहीं कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, और इसमें क्या किया, बैटरी कनेक्ट कर दी, प्लस माइनस। तो क्या होगा, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। बोलो, यहां से जा रहा है, इधर से वापस आ रहा है, ऐसे घूम रहा है। अब अगर मैं इस वाले फेस पे देखूंगा तो मुझे दिखेगा क्लॉकवाइज। कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस मेरी तरफ कैसा पोल होगा, साउथ। इधर पर देख रहा हूं तो वायर ऐसे जाके पीछे जा रहा है ना, तो करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी मींस नॉर्थ। तो हम कहेंगे कि ये अगर अंदर सॉफ्ट आयरन कोर है तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, एंड द फील्ड लाइंस विल बी एग्जैक्टली सेम एज, जैसा कि बार मैग्नेट में है। याद रखना, जल्दबाजी इतनी मत कर देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम काट दो, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये दोनों चीजें एक जैसी ही होगी। क्लियर है ये बात, इक्विवेलेंट है बिल्कुल। यहां पर भी दो पोल होंगे, तो ये जो मैग्नेट बनी है, एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ। अच्छा, करंट की अगर हम पोलैरिटी चेंज कर दें तो फिर क्या होगा, यहां साउथ बन जाएगा, इधर नॉर्थ। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जाएंगी, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट। क्लियर हुआ ये। Write down Gauss law of magnetism. Write down Gauss law of magnetism. Gauss law of magnetism. तो आपने गॉस लॉ ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, बताओ क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक, सरफेस इंटीग्रल ऑफ, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनसाइड दैट क्लोज्ड सरफेस, जिसको हमने क्या बोला था, गॉसियन सरफेस। समझ में आ रहा है ये। अगर डाइपोल है तो, अगर डाइपोल है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 0। क्यों, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो, प्लस और माइनस दो चार्ज है, और इसको हमने किसी गॉसियन सरफेस के अंदर रखा, एक डाइपोल है, तो जितना इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बोलो, निकल रही हैं और वहां पे वापस जा रही हैं निगेटिव में, बोलो, ऐसी कुछ होगी। तो नेट फ्लक्स इस सरफेस से जितना आउटगोइंग होगा उतना ही इनकमिंग होगा, तो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। क्लियर हुआ ये, समझ में आ रहा है। सिमिलरली जब हम सरफेस इंटीग्रल करेंगे बी डॉट डी ए, तो यहां पर दो पोल है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी उस सरफेस से उतनी ही एंटर कर रही होगी, क्लोज लूप बन रहा है। क्या बन रहा है, क्लोज लूप बन रहा है। इसका मतलब है बी डॉट डी ए हमेशा क्या रहेगा, 0। क्लियर हुआ ये। राइट डाउन, दिस लॉ states that the surface integral of magnetic field over a closed surface is always 0.
और हम इससे ये भी कह सकते हैं कि सिंगल पोल डजंट एग्जिस्ट। सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर सिंगल पोल होता तो क्या होगा, तो ये जीरो नहीं आता। क्लियर हो गई बात? जैसे हम लोग एक आइसोलेटेड चार्ज रख देते हैं इनसाइड द क्लोज सरफेस, तो उसका उस क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स आपको पता है ना, 1/ε0 टाइम्स क्यू इनसाइड। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिंगल चार्ज आप रख सकते हो, लेकिन क्या यहां पर ऐसा कुछ है कि एक सिंगल पोल रख दिया हो, सरफेस के अंदर बंद कर दिया? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गई बात? ये सिंगल पोल डजंट एग्जिस्ट। अब जो टॉपिक है वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, बट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, so we will leave that part. नेक्स्ट टॉपिक है, स्टार्ट करिए, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स टू डिस्क्राइब द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कि वो मटेरियल कैसा है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। दिस इज द लास्ट टॉपिक, और मोस्टली इस चैप्टर से क्वेश्चन यहीं से आएगा, जनरली यहीं से क्वेश्चन आता है। ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालो, ठीक है, या आइडेंटिफाई करो वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, तो ये यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो, तो इस चीज को समझने से पहले, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। नंबर 1, राइट डाउन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सर मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है? पहली चीज ये समझेंगे, व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। राइट डाउन द मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic field that exists in vacuum and induces magnetism is called मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, for example, consider a toroid solenoid carrying current I placed in a vacuum. So if the solenoid has n number of turns per unit length, the magnetic field set up in the solenoid is given by, suppose that सोलेनॉइड है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कितनी होगी, μ0 टाइम्स n I। तो ये है हमारी मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जैसे कि आपने क्या किया, एक इस तरीके से इंसुलेटेड कॉपर वायर के ऐसे राउंड्स लगाए, तो अभी इसके अंदर एक फील्ड होगी, बोलो समझ में आ रहा है? ये जो फील्ड होगी, लेट्स से इधर ये नॉर्थ है, इधर पे ये साउथ है, सो दिस फील्ड इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या है ये? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब इसके अंदर आप कोई भी सब्सटेंस लेके जाओगे तो उसको, उसके अंदर मैग्नेटिज्म को क्या करेगा, ये वाली फील्ड इंड्यूस कर देगी उसके अंदर मैग्नेटिज्म। तभी जो इसके अंदर फील्ड होगी उस फील्ड को मैं क्या बोलूंगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ यहां तक? सोलेनॉइड के अंदर वाली फील्ड जो है वो कौन सी फील्ड बोली जाएगी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, क्योंकि वो किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रही है। समझ में आ रही बात है? सपोज यू ऑल आर मटेरियल, मैग्नेटाइज मीन टू इंड्यूस द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तुम लोग सभी मेटल हो, निकल है, कोबाल्ट है या फिर आयरन है, तुम लोग सभी लोग उसी के बने हो, और इस रूम के अंदर क्या है, एक
फील्ड है। अब वो फील्ड कैसे बनी, सपोज करो ये बहुत बड़ा सोलेनॉइड है और तुम सब उसके अंदर डाले गए, तो तुम सबके अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिज्म। तो जो फील्ड थी वो कौन सी फील्ड बोली जाएगी, मैग्नेटाइजिंग। नाउ सेकेंड थिंग, मैग्नेटिक इंडक्शन, राइट डाउन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। लिखो, it is defined as it is defined as it is defined as the total number of magnetic field lines, total number of magnetic field lines of magnetic field lines crossing per unit area normally through the material, तो होता क्या है, जब हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखेंगे तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से मटेरियल के अंदर जो फील्ड इंड्यूस हुई है उसको बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। और वो मटेरियल के अंदर है इसलिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी एम से। और ये बी एम कैसे लिखी जाएगी, म्यू नॉट एन आई एम, राइट डाउन। What is this IM? Write down. करंट, बट ये करंट के कौन सा करंट, मटेरियल में जो सरफेस करंट होगा उसको बोलेंगे ये जो आई है ये इसका आई है, ये जो सोलेनॉइड वाला आई है, क्लियर है बात। ये जो IM है ये है मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसमें सरफेस करंट जो होगा, क्लियर है बात। राइट डाउन IM, it is magnetization surface current, magnetization surface current, magnetization surface current। अच्छा, इसकी SI यूनिट क्या होगी, टेस्ला, क्या होगी, टेस्ला। और वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। और जूल पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, जूल एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। अब ये जितनी भी मैंने यूनिट्स लिखी हैं इनको जरा समझ लो, ये आई कैसे हैं। टेस्ला तो हम लोगों ने नॉर्मली
मैग्नेटिक इंडक्शन जो होगा बी, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन इन दिस मटेरियल बी, उसकी यूनिट क्या होगी? टेस्ला। अब ये कैसे लिख दिया सर आपने? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये थोड़ा सा आगे टॉपिक आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे फाई ई लिखते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा विच इज गिवन बाय बी डॉट डी ए। जैसे ई डॉट डी ए होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसे बी डॉट डी ए क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसकी यूनिट अगर निकालनी है, बी की तो निकालनी है, तो हम कह सकते हैं फ्लक्स की यूनिट वेबर और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो क्या मैं बी की यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूं? बोलो सर ये यूनिट कैसे आई? न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स, ये यहां से आई है कि B इज इक्वल टू, हमने देखा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, और इसकी यूनिट क्या थी? एम्पियर इनटू मीटर। तो लिख सकते हैं न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। तो बी की एक ऐसा यूनिट ये भी हो जाएगी। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? ये समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब सर ये कैसे आई, ये भी बताओ सर। टॉर्क इज इक्वल टू, हमने पढ़ा क्या? टॉर्क क्या पढ़ा था? एम क्रॉस बी। सारी यूनिट्स का बता रहा हूं कैसे कैसे फॉर्म में आ रही है। अच्छा, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वो क्या हो जाएगा? वर्क। मतलब टॉर्क की यूनिट और वर्क की यूनिट सेम सेम है, तो कह सकते हैं जूल। और इसकी क्या होती है बताओ? एम्पियर मीटर स्क्वायर इनटू बी। तो बी की ऐसा यूनिट कैसे निकलेगी बताओ? जूल पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, विच कैन आल्सो बी रिटन एज जूल एम्पियर इनवर्स मीटर टू द पावर -2। आ रही बात समझ में? तो जितनी भी मैंने यूनिट्स लिखवाई हैं, सभी यूनिट्स के फॉर्मूले समझ में आ गए। ये इधर से ये देगा, एक इधर से मिला हमको, ठीक है, और एक ये टॉर्क से मिला है। ठीक है, क्लियर हो गई? इन जनरल हम सब क्या ही लेके चलते हैं? टेस्ला। ना समझ में आए तो टेस्ला लिखना। क्लियर है बात? चलो अब लिखो, सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज, राइट डाउन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, it is represented by H. It is represented by H. वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। देखो, it is defined as, अच्छा, हमने देखा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और उधर क्या लिखा है? ये इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर फील्ड को क्या बोला जाएगा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की क्या एबिलिटी है किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की? कितनी एबिलिटी है? उस चीज को कौन डिफाइन कर रहा है? ये H, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। So the ability, it is defined as the ability of magnetizing field to magnetize any material, कितनी एबिलिटी है उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड? दैट एबिलिटी is called magnetizing field intensity, represented as H. अब इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया गया है? सो मैथमेटिकली we can say that H is defined as number of turns in this solenoid multiplied by I. समझ में आई?
और मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितनी थी, म्यू नॉट एन आई, बोलो म्यू नॉट एन आई। तुम कह सकते हैं कि जो एन आई है ये है क्या, बोलो एच, बोलो समझ में आ रहा है ये। तो एच कैन बी रिटन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड डिवाइड बाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्लियर हुआ ये। एच कैसे डिफाइन होगा, बी नॉट मैग्नेटाइजिंग फील्ड को मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से डिवाइड करो। आ रही बात समझ में? अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बताओ, एसआई यूनिट ऑफ एच क्या होनी चाहिए बताओ, बोलो। एम्पियर पर मीटर, क्या होगी, एम्पियर पर मीटर। जरा ध्यान से देखो, एन क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये है एम्पियर, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, और क्या कर सकते हैं बताओ, और न्यूटन मीटर स्क्वायर टेस्ला इनवर्स, और एक और लिखो, जूल मीटर इनवर्स वेबर इनवर्स। अब आप ये आइडेंटिफाई करके लेके आना कहां से आई है। वेबर लिखा है तो जरूर वो फ्लक्स से रिलेटेड है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर टेस्ला, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद दिस फॉर्मूला। न्यूटन वाला तो फोर्स से रिलेटेड होगा। ठीक है, बाकी बेसिक ये याद रखना है, एम्पियर पर मीटर होगा। अब अगला लिखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चौथा इंपॉर्टेंट टर्म। हाँ बोलो, हाँ रुक जाओ 5 मिनट, मुझे मालूम है कोचिंग है मैथमेटिक्स। हाँ, एल, हाँ टर्न डेंसिटी होता है। हाँ, ये है टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो मास डेंसिटी है, ये टर्न डेंसिटी है। तो वॉल्यूम नहीं आएगा इधर पे, तो जरूरी नहीं कि डेंसिटी हम वॉल्यूम के टर्म्स में लिखी जाती है, वो मास डेंसिटी होती है। ये क्या बोल रहा हूं मैं, टर्न डेंसिटी, कितने टर्न्स हैं, कितने पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका तो नंबर है, नीचे मीटर है, एम्पियर डिवाइड बाई मीटर। अगला टॉपिक डालो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन represented as capital M vector. Write down capital M vector. Write down. ये जो M वेक्टर है, मैग्नेटाइज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ध्यान से सुनो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होती है H, जिसको हम बोल रहे हैं। जो इस मटेरियल में फील्ड इंड्यूस होगी उसको बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, इस एक्सटर्नल फील्ड ने जो मटेरियल को मैग्नेटाइज किया है, तो मैग्नेटाइज करने का मतलब हुआ कि कितना डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम उसमें डेवलप हुआ है। दैट इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन तो करेगा, फील्ड प्रोड्यूस होगी, फील्ड डेवलप इंड्यूस होगी, तो फील्ड डेवलप होने का मतलब क्या है, उसमें कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स बने होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जब फील्ड को जब मटेरियल को फील्ड में, एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा तो ये मैग्नेटाइज होगा।
मैग्नेटाइज होगा तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट्स बनेंगे। बोलो, समझ में आ रहा है ये? एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर छोटे छोटे क्या होंगे? मैग्नेटिक मोमेंट्स। सभी मैग्नेटिक मोमेंट्स को ऐड करके पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, यू विल गेट द मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एम से डिनोट करना है इसको। एम क्या है यहां पर? डाइपोल मोमेंट्स। कौन से? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ये क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, जो भी आपने डाला है इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर। So it is basically, it is defined as magnetic dipole moment magnetic dipole moment developed per unit volume ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक्सप्रेशन दिखाएंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है किसी भी मटेरियल।